हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हम लोग बजट की 3 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं और आज हम लोग नेक्स्ट सेशन बजट का अटेंड करेंगे। अभी तक मैंने आपको बजट के इंपॉर्टेंट प्रावधान बताए और उसके साथ साथ हमने जितने प्रावधान आपको बताए थे उसके क्वेश्चन आंसर भी जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको सॉल्व कराए। आज की क्लास में हम लोग बजट के बचे हुए प्रावधानों को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही ये वाले प्रावधान हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे सो दैट बजट का आपका हिस्सा पूरा हो जाए और ये सीरीज आगे सर्वे के रूप में कंटिन्यू रहेगी। कुछ बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आए थे कि बजट की क्लास कब शुरू होगी, तो आप सब जानते हैं कि होली के कारण सभी जगह छुट्टियां थी और हमें भी अपने स्टाफ को सबको छुट्टियां देनी पड़ती हैं, तो उन छुट्टियों की वजह से हम लोग क्लासेस को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए और त्यौहार है, सभी की छुट्टी बनती है। आज से हम लोग अपना ये फिर से स्टार्ट करें सीरीज़ और इसको आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगर बीच में कभी छुट्टी हो भी जाती है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल डरने की, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ कंटिन्यूसली चलेंगे, छुट्टी एक आध हो सकती है लेकिन ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे बजट में अब की बार कला, संस्कृति, पर्यटन इसके संबंध में क्या प्रावधान हुए। इसमें से कुछ बातें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अहम लगती हैं लेकिन एग्जाम के एंगल से बहुत अहम नहीं होती। जो चीज़ें एग्जाम के एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से सीधा प्रश्न आने की संभावना कम है, मैं उनको इग्नोर करूंगा, आपको बोलूंगा अभी उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन आया कि पीडीएफ्स का क्या, पीडीएफ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? डेफिनेटली मिलेंगी। आप थोड़ा सा बातों को अगर थोड़ा ध्यान दें तो मैंने हर क्लास में आपको यही बोला है कि एक बार ये बजट पूरा हो जाए। देखिए, सिंगल पेज के पीडीएफ देने का कोई लॉजिक नहीं है, आपसे भी नहीं संभलेगा, हम भी प्रॉपर उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक बार बजट पूरे होना दीजिए 2 या 3 क्लास के अंदर। जिस दिन बजट पूरा होगा उस दिन मैं अनाउंस भी कर दूंगा और अपलोड करने के बाद ही अनाउंस करेंगे कि अपलोड कर दिया और आपको पीडीएफ मिलेगा, कोई इसमें शक नहीं है। तो प्लीज़ पीडीएफ का अनाउंसमेंट मैं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं राजस्थान के पर्यटन, कला और संस्कृति के संबंध में बजट में क्या प्रावधान हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि राजस्थान में एक पर्यटन विकास कोष, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट फंड, तो टूरिज्म डेवलपमेंट फंड की राशि बढ़ाई और 1000 करोड़ कर दी, तो 1000 करोड़ कर दी। इस 1000 करोड़ को भी कैसे किया गया वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इसमें से 400 करोड़ रुपए तो ब्रांडिंग पे खर्च किए जाएंगे और 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे या आधारभूत संरचना को बनाने में खर्च होंगे। आधारभूत संरचना का मतलब होता है टूरिज्म प्लेस तक जाने वाली सड़कें, फ्लाईओवर, वहाँ पे रहने ठहरने की व्यवस्थाएं, वहाँ पे पानी बिजली की सुविधाएं, ये सब के सब हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आधारभूत सुविधाओं में आता है, टूरिज्म रिलेटेड। इसके साथ साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में पर्यटन को लेके कुछ ना कुछ संभावना है। कहीं पे पुरानी हवेली है, कहीं पे कोई पुराना महल है, कहीं पे कोई पुराना किला है, कहीं पे कोई बावड़ी है, कहीं पे कोई फेमस मंदिर है। लेकिन अभी तक क्या होता है, राजस्थान में टूरिज्म जब आता है, पर्यटक जब आता है तो वो टूरिस्ट पर्टिकुलर 2-4 जगह देखने आता है। जयपुर आएगा तो हवा महल देख लेगा, जयपुर आएगा तो जंतर मंतर चला जाएगा, है ना, तो लिमिटेड 5-6 जगह जाता है। क्यों ना पूरे राजस्थान को एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए सो दैट इसका फायदा समग्र राजस्थान को मिले। वो कैसे मिलेगा? राजस्थान के हर जिले को टूरिज्म से जोड़ दो, पर्यटन से जोड़ दो। इसके लिए अब की बार बजट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई कि हम हर जिले के अंदर 2-2 पर्यटक स्थल ढूंढेंगे कि हर जिले में कौन से 2 ऐसे स्थान हैं जिनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और उनको विकसित करेंगे सो दैट सभी जिलों को इसका फायदा हो और उनमें जन सुविधाएं विकसित करेंगे। जन सुविधाओं का विकास का मतलब है वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह या पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे डेवलप करेंगे सो दैट पब्लिक अगर उन 2 स्थानों पे देखने जाती है उसको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ जयपुर में आप जानते हैं रेलवे स्टेशन के पास में खासा कोठी है, वहाँ पे एक फ्लाईओवर भी है जो खासा कोठी फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट का पहले से वहाँ पे एक होटल भी है जो खासा कोठी के नाम से ही फेमस है। इस खासा कोठी होटल में 100 कमरों का स्टेट गेस्ट हाउस पुनरुद्धार करेंगे। पुनरुद्धार का मतलब नया नहीं बनेगा, बना हुआ है, बट उसको रिजुविनेट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे और फिर से ठीक करेंगे, यूजेबल बनाएंगे। इसके साथ साथ इंट्रा स्टेट हवाई ट्रांसपोर्ट को हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रा स्टेट हवाई ट्रांसपोर्ट क्या होता है? 2 होते हैं, एक का नाम होता है इंटर स्टेट, तो एक होता है हमारा इंटर स्टेट और दूसरा है हमारा इंट्रा स्टेट। दोनों में अंतर क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य जब फ्लाइट की सेवा जाएगी, राजस्थान के जयपुर से फ्लाइट जाएगी पंजाब को, राजस्थान के जयपुर से जाएगी मुंबई महाराष्ट्र को, दिल्ली जाएगी, ये सब इंटर स्टेट हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, हिंदी में बोलते हैं अंतर राज्य। लेकिन एक ही राज्य के अंदर जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, इस तरह से अगर फ्लाइट मूव करेगी वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट फ्लाइट सेवाएं राजस्थान में नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इंट्रा स्टेट फ्लाइट नहीं थी लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ अपने आप बंद होती गई। जैसे
जयपुर से जोधपुर के लिए फ्लाइट चला करती थी, इन दिनों बंद। वो जो फ्लाइट चला करती थी वो छोटा चार्टर प्लेन होता है ना, छोटा सा प्लेन, छोटा सा प्लेन मतलब इतना बड़ा तो नहीं, बट छोटा प्लेन का मतलब है 300-400 पैसेंजर लेके चलने वाला नहीं, 10-12 पैसेंजर को लेके उड़ने वाला प्लेन। इस तरह के प्लेन चला करते थे। धीरे धीरे मंदे हो गए, कम हो गए, उनको गवर्नमेंट कह रही है हम फिर से संचालित करने का प्रयास करेंगे। इससे टूरिस्ट को बेनिफिट होगा। जयपुर से जोधपुर बाय रोड जाने में 7-8-10 घंटे लगते हैं। जयपुर में भी टूरिज्म है, जोधपुर में भी टूरिज्म है, पर्यटक दोनों जगह जाना चाहता है, हम फ्लाइट से कनेक्ट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो लाई जाएगी, अभी आई नहीं है बट आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम। एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? आपने आजकल देखा होगा हर आदमी को लाइफ में रोमांच चाहिए, है ना। सीधी सादी जिंदगी लोगों को पसंद नहीं है। पहले पर्यटन का मतलब होता था आप कहीं पे जाओ और बढ़िया वादियां हैं, हरियाली है, बर्फ गिरी हुई है, नदियां बह रही हैं, आराम से बैठो, खाओ पियो, घर आ जाओ। पहले टूरिज्म यही होता था। या फिर राजस्थान में जा रहे हो तो जैसलमेर में जाओ, धौरों में 4 दिन रुको, आ जाओ घर। अब टूरिज्म में एडवेंचर आता जा रहा है। एडवेंचर का मतलब है लोग जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं रस्सियों के सहारे। लोग जाते हैं तो पहाड़ों से डाइविंग करते हैं, पहाड़ों से जंप लगाते हैं, देखा ना आपने, रस्सी बांध के नीचे कूद जाते हैं। लोग जाते हैं रिवर राफ्टिंग करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रोमांच से भरी हुई एडवेंचर टूरिज्म है। पर्यटक कहीं पे जाता है और एडवेंचर का फायदा उठाता है। हिमाचल में तो एडवेंचर टूरिज्म बहुत है। राजस्थान में एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे राजस्थान में आज भी ये जो अपना जितना भी डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर और इस डेजर्ट एरिया के अंदर अभी डेजर्ट सफारी होती है। मतलब कार लेके आप उनके ऊपर जा सकते हैं, जो अपने आप में एक एडवेंचरस चीज़ है, क्योंकि एकदम से दोहरा खत्म हो जाता है तो लगता है कार नीचे गिरेगी, लेकिन गिरती नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें, एडवेंचर से जुड़ी हुई चीज़ों को और आगे ला के हम लोग एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी राजस्थान को हब बनाएंगे। अभी तक राजस्थान रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, इन्हीं में ज़्यादा फेमस है, विरासत की चीज़ों में ज़्यादा, हेरिटेज में ज़्यादा फेमस है। अब हम इसको एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और प्रमोशन स्कीम उसके लिए एक लाएंगे। और एक बड़ी शानदार नई चीज वो क्या है, हम लोग पर्यटकों के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ऑनलाइन एक बुकिंग पोर्टल ऑनलाइन बनाएंगे। बुकिंग पोर्टल का मतलब बुकिंग वेबसाइट बनाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन भी उनके लिए विकसित करेंगे। आइए देखते हैं आगे। इसके अलावा एक सामान्य सा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग, मैंने क्यों इस पॉइंट को उठा लिया, मैं छोड़ भी सकता था, मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि रोजगार संबंधी बात है, आपको सबको पसंद आती है। तो 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती सरकार करेगी। पर्यटक मित्र एक तरह से टूरिज्म गाइड मान लीजिए, या गाइड ना माने तो यूँ समझ लीजिए कि पर्यटन में सहयोग करने वाले पार्ट टाइम लोग। तो इस टाइप के हम लोग पर्यटक मित्रों की भर्ती करेंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पर्यटक मित्र पार्ट टाइम होंगे, फुल टाइम होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे या कैसे लेंगे, बट हाँ गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा हम करेंगे, पर्यटकों का फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वागड़ क्षेत्र राजस्थान का जो है उसको हम टूरिस्ट सर्किट के रूप में बनाएंगे और इसके लिए वागड़ क्षेत्र में जितने भी बड़े मंदिर पड़ते हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनको आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों को और पर्यटन क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे, सो दैट एक सर्किट बन जाएगा। जैसे आज के दिन भी हम देखते हैं ना कि धार्मिक सर्किट पूरे इंडिया का भी बना हुआ है, तो ठीक वैसे ही उसके साथ साथ सवाई माधोपुर में रणथंभौर में एक नया गार्डन बनाएंगे हम लोग, जो बेसिकली हाईवे के करीब होगा और पब्लिक जब जाती है रणथंभौर या कहीं भी तो उस गार्डन का भी एक एडवेंचर होगा कि इस गार्डन में भी हम लोग जा सकते हैं। इसका नाम सेंट्रल गार्डन होगा और ये सेंट्रल गार्डन काफ़ी बड़ा है। जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क है, उसी तरह से बड़ा गार्डन एक विकसित किया जाएगा और उसकी लागत 15 करोड़ है। एग्जाम के एंगल से 15 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान बजट में किस जगह पे नए सेंट्रल पार्क को बनाने की घोषणा हुई, तो हमारे लिए वो रणथंभौर हो गया। इसके साथ साथ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थित है। वहां पे हम लोग एक 10 करोड़ रुपए की लागत से नई चीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक गुरुकुल। ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक गुरुकुल का मतलब है अब हम वैदिक शिक्षाएं वहां पे देंगे और वैदिक जमाने में जैसा गुरुकुल होता था उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह की संरचना बना के हम लोग वहां पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है और ये अगेन जस्ट एक फैक्चुअल बात है, एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो लोक कलाकार हैं, हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट मानदेय देती है। मानदेय का मतलब हर महीने एक फिक्स थोड़ा सा पैसा दिया जाता है, सैलरी नहीं है बट एक तरह से उनका गुजारा भत्ता मान लीजिए, इस तरह से दिया जाता है सो दैट लोक कलाएं लुप्त ना हो जाएं, लोक कलाकार उनका जीवन यापन उससे होता रहे। बड़ी विडंबना है, ये बहुत बुरी बात है कि
लोक कलाकार जो असल में आर्टिस्ट हैं, उनके पास खाने का भी पैसा नहीं है, उनका बहुत माली हालत बहुत ख़राब है, और वहीं पे कोई भी व्यक्ति शोर मचा के और उटपटांग से गाने गा देता है और वो अरबपति हैं। बट जो भी है, सरकार बीच बीच में इनका ध्यान देती है और सरकार कहती है कि हम इनको 25% पैसे ज़्यादा दिया करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए गवर्नमेंट बड़े सारे प्रावधान करती है। यहाँ से बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं बात करूंगा। जैसे अभय कमांड पहले से चल रही है, गवर्नमेंट कहती है कि अभय कमांड को सशक्त बनाने के लिए हम लोग नई मोबाइल पुलिस यूनिट बनाएंगे। मोबाइल पुलिस यूनिट का मतलब होता है चलती फिरती पुलिस। तो यूं समझें कि जैसे पीसीआर वैन होती है ना, उस तरह की पुलिस यूनिट जो जगह जगह फटाफट से पहुंच जाए। ये मोबाइल पुलिस यूनिट कितनी बनेगी? 500। तो अभय कमांड से जोड़ते हुए 500 नई मोबाइल पुलिस यूनिट बनेंगी। सामान्य जानकारी है, एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इसके साथ साथ अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ते हुए जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों की संख्या बढ़ा देंगे। 10,000 थी, 30,000 कर देंगे। अगेन एग्जाम के एंगल से कम इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा जाता है कि बताओ कैमरे कितने लगेंगे, जो भी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 50 करोड़ रुपए का सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाएंगे। साइबर अपराध क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब आप भली बात जानते हैं। साइबर अपराध का मतलब है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब की मदद से जो अपराधों को अंजाम दिया जाता है वो साइबर अपराध है। जैसे ऑनलाइन ठगी कर लेना, किसी के पासवर्ड चुरा के और उसका दुरुपयोग कर लेना, किसी का बैंक अकाउंट खाली कर देना ऑनलाइन, किसी का कंप्यूटर हैक कर लेना, ये सब ऑनलाइन साइबर अपराध है। इन साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा सटीक प्रयास स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे तो नहीं हुए हैं, बहुत बड़े प्रयास नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना करेंगे। इसका स्थान अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि कहाँ पे होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन बनेगा। अब इन सभी में देखें तो एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट कोई सा भी पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप काम ले सकते हैं। जैसे पूछा जाए कहीं पे, मान लीजिए कि जब हम बजट की बात करते हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो, एग्जाम्पल के लिए आरएस मेंस, और उसमें कहीं पे हो कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के संबंध में सरकार के प्रयास क्या हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि सरकार ने ये सारे प्रयास किए हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें आपसे पूछा जाए कि साइबर सिक्योरिटी के संबंध में राजस्थान सरकार ने या सरकार ने आज तक क्या प्रयास किए, तो वहां पे ये पॉइंट हमारे काम आएंगे कि गवर्नमेंट ने एक नया साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाने की घोषणा की है, और साथ में हर जिले के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन। उसके बाद अगली बात आती है गुड गवर्नेंस, सुशासन या गुड गवर्नेंस के लिए सरकार कहती है हम क्या करेंगे। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, हम लोग एक नई योजना ला रहे हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है। क्या करेंगे, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1,33,00,000 जो चिरंजीवी परिवार राजस्थान में हैं, उन सभी चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को, महिला मुखिया जहां पे, महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में और एक स्मार्टफोन देंगे। तो महिलाओं की मौज हो गई इस बजट में। सारी की सारी वो महिलाएं जो चिरंजीवी परिवारों से बिलोंग करती हैं, उन महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड ही नहीं होगा, 3 साल का डाटा फ्री, तो 3 साल का इंटरनेट भी फ्री। मजे आ गए बिल्कुल। इससे इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होते लोक लुभावनी घोषणाएं कि जनता को एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, जनता बैठ के उसको चाटती रहे और बर्बाद होती रहे, वैसा ना हो। इसलिए सरकार ने उद्देश्य भी क्लियर किया कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। सरकार ने बोला कि इसका उद्देश्य है, आज के दिन सारी की सारी सुविधाएं डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, और सरकार भी सारे काम ऑनलाइन करने लगी है, तो सरकारी सुविधाएं भी ऑनलाइन मिलती हैं। इनके साथ साथ पैसे वैसे भी ऑनलाइन बैंक अकाउंट में, सरकारी सब्सिडी, छात्रवृत्ति जो भी है वो सब भी आ जाता है, पेंशन भी ऑनलाइन आ जाती है। और राजस्थान सरकार की किसी चीज़ के लिए आपको शिकायत करनी हो तो वो भी ऑनलाइन होती है। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं जनता के पास फ़ोन है या नहीं, हम देते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि घर बैठे सारी सुविधाओं का लाभ उठाना, और कोई शिकायत हो तो उसको करना, शिकायत निवारण करना, इसके लिए हम लोग फ़ोन दे रहे हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की योजना है। काम क्या होगा, मुफ्त फ़ोन दिया जाएगा, स्मार्टफोन। किसको दिया जाएगा, चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को, और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें फ्री है। उसके बाद देखते हैं आगे, 181 CM हेल्पलाइन, ये ऑलरेडी चल रही है, नई नहीं है।
इसको और मजबूत करेंगे हम लोग, और मजबूत करके क्या करेंगे, अभी 181 सीएम हेल्पलाइन में जो कॉल सेंटर चलता है वो 400 लोगों की कैपेसिटी का है, उसमें 400 टेलीकॉलर बैठ सकते हैं। उसको बढ़ा के हम लोग डबल से ज़्यादा कर रहे हैं, 2.5 गुना कर रहे हैं। 400 की बजाय अब नया कॉल सेंटर 1000 सीटर कॉल सेंटर बनेगा। इसमें एग्जाम के एंगल से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई ऐसा हो कि भाई सीएम साहब की बात है मैं पूछूंगा ही तो एक अलग बात है, नहीं तो एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सामान्य जानकारी है कि अब इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्या है, आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत सारी मुफ्त सेवाएं, मुफ्त चीज़ें, मुफ्त वस्तुएं जनता को दी जाती हैं। उदाहरण के लिए मुफ्त से मेरा मतलब है कई योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्कूटियाँ, विद्यार्थियों को नहीं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको, छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। छात्रों को तो नहीं मिलता बेचारों को, तो छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। वैसे ही हमने ये जाना है, पढ़ा है सबने कि साइकिल्स भी उपहार में कई बार दी जाती हैं, या यूँ समझें कि उनको पढ़ाई में आगे मदद मिले इसके लिए साइकिल दी जाती हैं। इसके साथ साथ लैपटॉप बांटे जाते हैं। इन सारी चीज़ों में एक समस्या क्या आती है कि हम लोग एक साइकिल, एक लैपटॉप सरकार के स्तर पे खरीदते हैं। तो जैसे मान लो कि राजस्थान में एग्जाम्पल के लिए 50,000 स्कूटी बंटनी है, तो सरकार अपनी मर्जी से 50,000 स्कूटी खरीदेगी और फिर जो जो लाभार्थी उनको पहुंचा देगी। लैपटॉप खरीदने तो 2 लाख लैपटॉप खरीदे, सबको बांट दिए। फिर उनमें क्वालिटी इश्यूज आते हैं कि ये क्वालिटी खराब है, जनता को गारंटी वारंटी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें खरीदी सरकार ने। ओरिजिनल बिल मांगता है गारंटी मांगने पे दुकान वाला, अब दुकान में ले जाओ मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बोलेगा बिल तो है नहीं आपके पास में, तो समस्याएं आ रही हैं। फिर जनता जा के कहाँ अप्रोच करे। इसके साथ एक दिक्कत और आती है, हमेशा सरकार के ऊपर एक दाग लगता है कि लैपटॉप जब बांटे गए तो लैपटॉप में 500 करोड़ का टेंडर हुआ होगा, 50 करोड़ तो सरकार ने खा लिए, अधिकारियों ने खा लिए, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। सरकार ने बोला कि सिस्टम को चेंज करते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं और बेहतर विकल्प देते हैं जनता को। हम जनता को उनकी पसंद की चीज़ें खरीदने का ऑप्शन देंगे। हम जनता को बोलेंगे लैपटॉप बांट रहे हैं, आप लैपटॉप के लिए लाभार्थी हो, बेनिफिशियरी हो, एलिजिबल हो, आपको मिलेगा, आप अपनी पसंद का लैपटॉप ले लो। आपको साइकिल मिलने वाली है, अपनी पसंद की साइकिल खरीद लो। आपको स्कूटी मिलने वाली है, अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की स्कूटी ले लो। सरकार बजट फिक्स कर देगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो सरकार ने बोला कि स्कूटी के लिए हमारा बजट 50,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे, स्कूटी आपको अपनी मर्जी की खरीदनी है। तो शानदार चीज़ है ये तो पढ़िए ज़रा। ई रूपी और जन आधार ई वॉलेट, ये तो माध्यम हो गए, इनके माध्यम से हम पैसे देंगे। ई रूपी, जन आधार ई वॉलेट के द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल और साथ के साथ कृषि उपकरण, इन सभी चीज़ों को अपनी पसंद से खरीदने का विकल्प दिया जाएगा। तो ये शानदार बात, इसको याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं व परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो सैनिकों को भी सरकार ने ध्यान में रखा और सैनिकों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए, सुनवाई के लिए एक मंच तैयार करने के लिए एक भवन बनाया जाएगा जिसका नाम सैनिक कल्याण भवन है। वहाँ पे आके सैनिक, उनके शहीद सैनिकों की विधवाएं, उनके परिवार वहाँ पे आके अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं और इनसे जुड़ी हुई सुविधाएं भी उनको वहीं पे मिल जाएंगी। एक सिंपल सा पॉइंट है कि मीडिया कर्मियों को कोविड सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे उन मीडिया कर्मियों को जिनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन बनेगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसको कहीं ना कहीं आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर आपका आरएस वगैरह का किसी का पेपर होता है तो आप यूं भी बोल सकते हो ना कि एक तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास किया, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा देगा क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, उसके साथ इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप लोग अभी नौकरी नहीं लगे हुए हैं। जो नौकरी लगे हुए हैं वो भी ध्यान दें, जो नहीं लगे हुए हैं उनको बता रहा हूँ। हमारे राजस्थान में, पूरे भारत में इवन 2004 से पहले गवर्नमेंट की पुरानी पेंशन योजना हुआ करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम बोला करते थे। ओल्ड तो आप अब बोल रहे हैं, पहले उसका कोई नाम ही नहीं था, ऐसा ओल्ड जैसा नाम नहीं था, तो नई आ गई तो ओल्ड हो गई वो। ये पेंशन योजना क्या थी, कोई भी कर्मचारी अगर सरकार की नौकरी कर रहा है तो रिटायर होने पे उसको सैलरी जो मिल रही है उसका लगभग आधा उसको पेंशन के रूप में मिला करता था। मान लो कि रिटायरमेंट आते आते आपकी लगभग सैलरी 1 लाख, 1.25 लाख हो गई, लाख रुपए हो गई, तो लगभग टेंटेटिवली 50-60 हज़ार रुपये आपको महीने की पेंशन
शुरू हो जाती थी। ये पेंशन महंगाई से भी जुड़ी थी। जब महंगाई बढ़ती है उसके साथ में इस पेंशन में भी इजाफा होता है। जब सरकार का पे कमीशन आता है, सैलरीज रिवाइज होती हैं, तो ये पेंशन भी रिवाइज होती थी। और ये पेंशन इतनी बढ़िया होती है, इसकी राशि इतनी अच्छी होती थी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो रिटायर होने के बाद भी सर उठा के बड़ी शान से आत्मनिर्भर होकर जी सकते थे। उनको बेटों पे बेटियों पे किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती थी। अचानक से गवर्नमेंट को खुराफात सूझी और 2004 में गवर्नमेंट एक नई स्कीम ले आई जिसका नाम था एनपीएस। एनपीएस का नाम था न्यू पेंशन स्कीम। तो जब न्यू पेंशन स्कीम आ गई तो उसका नाम पुरानी हो गया। इस योजना को बंद कर दिया। जो कर्मचारी 2004 से पहले नौकरी ज्वाइन कर चुके थे वो तो इसी में थे, नए वालों को एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया। न्यू पेंशन स्कीम का फंडा क्या है? पहले कर्मचारी को अपनी सैलरी में से पेंशन लेने के लिए पैसे कटाने की जरूरत नहीं थी, सभी को पेंशन मिलती थी। अब क्या हो गया, एनपीएस में कर्मचारी को अपनी सैलरी से पैसा कटाना होता है, लगभग 10%। तो आपकी सैलरी मान लो 40,000 है, 10% महीने का 4,000 रुपये आपको कटाना है, वो आपके एनपीएस खाते में चला जाएगा। कुछ पैसे सरकार भी उसमें जमा कराती थी। ये पैसा एनपीएस खाते में गया। एनपीएस खाते में जो पैसा जाता है उसको बाद में शेयर बाजार में और बॉन्ड्स में, इनमें निवेश कर दिया जाता है। फिर निवेश करके जो कमाई होती है वो जुड़ती जाती है। जब आप रिटायर हो जाओगे तब तक जितना पैसा आपने जमा कराया वो पैसा और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे जो कमाई हुई वो सब जुड़ जाती है। बहुत सारा बड़ा अमाउंट बन जाता है। बड़ा अमाउंट बन के उसमें से कुछ हिस्सा रिटायरमेंट पे आप इकट्ठा ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपके 2 करोड़ इकट्ठे हो गए तो रिटायरमेंट पे आप बोलोगे लाओ 1 करोड़ तो मुझे अभी दे दो, बचा हुआ पैसा महीने की किस्त के रूप में आपको पेंशन दे दी जाएगी। ऐसी योजना थी, नाम था न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। लेकिन असल मायने में, असल जिंदगी में यू न्यू पेंशन स्कीम की जगह नो पेंशन स्कीम साबित हुई। नो पेंशन स्कीम का मतलब है कोई पेंशन ही नहीं मिल रही थी। ऐसा क्यों? जहां पे एक एम्प्लॉय रिटायर होते टाइम पुरानी पेंशन योजना में 50-60 हज़ार पेंशन पा रहा था, नई योजना में उसकी पेंशन बन रही थी महीने की 5-7 हज़ार रुपए। क्यों? क्योंकि ये पेंशन पूरी तरह से बाजार से जुड़ी हुई है। इसमें किसी किस्म की गारंटी नहीं है। आप महीने के पैसे जमा कराओ, शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार बहुत अच्छा चला तो आपकी पेंशन बनेगी। अगर बीच में बाजार कोलैप्स कर गया तो आप बर्बाद हो। यूं समझें कि एक एम्प्लॉय ने 25 साल में नौकरी ज्वाइन करी, अगले 30-35 साल तक उसने खूब इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, पैसा इकट्ठा किया, और उसके रिटायरमेंट के 1 साल पहले और कोई महामंदी ऐसा कुछ आ गया और मार्केट चौपट हो गया ना, तो वो कर्मचारी भी चौपट हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये तो बड़ी दुखदायी बात। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो अभी तक नहीं सुना, लेकिन राजस्थान सरकार ने अब की बार सुना और उन्होंने बोला कि एनपीएस का झगड़ा खत्म और अब हम लोग नई पेंशन स्कीम लेके आते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। तो अब जो भी कर्मचारी राजस्थान सरकार में है उन सब के लिए पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू है, सबको पेंशन मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है ना, और एक चार्म हो गया। तो आप लोग भी जो देख रहे हो, अगर आपने अभी तक नौकरी के बारे में सीरियसली नहीं सोचना शुरू किया तो अब सोचो, बहुत शानदार बात है। पेंशन अपने आप में बहुत बड़ा लाभ होता है। आदमी जब तक चल रहा है तब तक कमा लेता है, लेकिन जिस दिन घर बैठ जाएगा उस दिन उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और तब कोई कमाई रहती नहीं है। और गवर्नमेंट के अलावा ये विकल्प कोई मिलने वाला है नहीं। आइए, उसके साथ साथ डेटा रिपोजिटरी में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन सेंटर बनाएंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। नहीं जानते तो मैं कभी इसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा। फिलहाल ब्लॉकचेन को ज़्यादा खींचने का फायदा नहीं है, हल्का सा बता देता हूं। आप सभी लोगों ने ये सुना होगा कि आजकल बिटकॉइन का ज़माना है। तो बिटकॉइन वगैरह जब अस्तित्व में आए, बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी होती है, वो जब अस्तित्व में आई तो उस बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए, ऑनलाइन करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिसका नाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बेसिकली ये कंप्यूटर की स्टोरेज से जुड़ी हुई, भंडारण से जुड़ी हुई एक टेक्निक है। नॉर्मली कंप्यूटर जिस समय कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ता है तो नेटवर्क में एक प्रधान कंप्यूटर या सर्वर होता है। सारे के सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं उनमें काम सब में कर सकते हो, लेकिन डाटा सारा सर्वर में स्टोर होता है। जैसे हमारी बैंकिंग जो होती है, आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में चले जाइए, अलग अलग लोग कंप्यूटर लिए बैठे हैं, कुछ करते रहते हैं। उनका डाटा लोकल उस कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता। वो जो भी काम करते हैं वो सब का सब एक सर्वर में स्टोर होता है। तभी तो आप ये कर पाते हो कि आपने मुंबई में पैसे जमा कराए, बैंगलोर से निकाल रहे हो, तो बैंगलोर वाले को कैसे पता चलेगा कितने पैसे जमा हुए? ऐसे पता चलेगा कि मुंबई वाले ने जब पैसे जमा किए, बैंक वाले ने, तो उसने जो एंट्री की वो सर्वर में की और वो बेंगलोर वाला भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ये सिस्टम चलता है। इसमें एक रिस्क रहता है। रिस्क ये है कि अगर उस सर्वर को किसी ने हैक कर लिया,
तो सर्वर को हैक करते पूरे एसबीआई का डाटा गया, मतलब पूरे इंडिया का डाटा खत्म। रिस्क है, हालांकि वो उसका बैकअप भी लेते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, लेकिन दिक्कत, इसको ठीक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ज्यादा सुरक्षित है, इसको हैक करना कठिन है, और उसके साथ साथ एक नेटवर्क में अगर 1000 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो 1000 कंप्यूटरों में एक सर्वर में डाटा स्टोर नहीं होता, पूरे 1000 कंप्यूटरों में स्टोर होता है। एक कंप्यूटर का डाटा डिलीट भी हो गया तो 999 में रह जाता है, एक कंप्यूटर को हैक कर लिया 999 बच जाते हैं। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। राजस्थान में जितना भी गवर्नमेंट के डाटा है, उन डाटा को सुरक्षित करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा, ये एक सामान्य पॉइंट है कि जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे राजस्थान में पहले से ही एक सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एक्ट। ये क्या है? राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी का मतलब है जो पब्लिक सर्विसेज आपको सरकार की तरफ से मिलती हैं वो गारंटेड मिलेंगी। सरकार गारंटी देती है कि तय सीमा के अंदर आपको ये लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अधिकारी को, कर्मचारी को, विभाग को जवाबदेह ठहराएंगे। उसके लिए एक नया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ऑटो अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल, ये ला रहे हैं। ऑटो अप्रूवल और डीम्ड अप्रूवल का होता है, आपने मान लो कहीं पे चिट्ठी दी, परमिशन मांगी किसी कलेक्टर साहब से, किसी से भी, तो हमने उसको टाइम फिक्स कर दिया कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में हाँ ना बोलो, नहीं दी बोला तो मानेंगे ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है। तो एक बार समय सीमा चली गई, तब तक मना ही नहीं हुई तो ऑटो अप्रूवल है। तो इस तरह की प्रणाली हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इससे बचा हुआ जो सेशन है इसका, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इन सारे फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और हम लोग आपके लिए यूं ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग नहीं नॉलेजेबल चीज़ें यूं ही आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। आप सबका आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।